नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आयुष। आप देख रहे हैं स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस। आज हम इस वीडियो के अंदर फार्म्स बिल के बारे में बात करेंगे कि आखिर दिक्कत कहां आ रही है, फार्मर्स को आखिर में प्रोटेस्ट करने पे क्यों इतना ज्यादा प्रोटेस्ट करना पड़ा कि आखिर में उन्होंने भारत भी बंद उनको करना पड़ा 8 दिसंबर को। तो क्या रियलिटी है हमारे तीनों बिल्स के अंदर, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बिल्कुल क्लियर मुद्दे की बातें करूंगा कि आखिर में फार्मर्स को दिक्कत कहां आ रही है, क्या मांगे हैं और सरकार जो है मांगे मानने के लिए क्यों मजबूर है, मतलब क्यों नहीं मान रही है और फार्मर्स भी अपने प्रोटेस्ट कंटिन्यू करे जा रहे हैं, क्या दिक्कत है। तो हमारे को बिल्स को पहले समझना पड़ेगा कि आखिर में बिल्स में लिखा क्या है, किसका नुकसान होगा, किसका फायदा होगा। और आपका कोई भी डाउट होता है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन के अंदर वीडियो के जरूर बताइएगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात आती है बिल 1 की। बिल 1 के अंदर आपको पॉइंट समझने पड़ेंगे। सबसे पहली बात, सरकार ने इस बिल के माध्यम से, बिल 1 के माध्यम से यह बोला है कि हमने किसानों को जो है इंटर स्टेट बैरियर या फिर कोई भी इंटर डिस्ट्रिक्ट बैरियर नहीं रखा है। अब किसान जो है बिल्कुल फ्री है। किसान जो है दूसरी स्टेट में जाके अपनी फसल आराम से बेच सकता है बिना किसी बैरियर के। इंटर स्टेट कोई बैरियर नहीं होगा, इंटर डिस्ट्रिक्ट कोई बैरियर नहीं होगा। दूसरी बात, प्राइवेट मंडी जो है वो एस्टैब्लिश करी जाएगी। ये जो आपको मैं पॉइंट्स बता रहा हूं ना, आपको पूरी एक्सप्लेन करूंगा एक एक पॉइंट को, फिर आप मेरे को कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा कि ये पॉइंट सही है या गलत है। तो इसके अंदर बात आती है प्राइवेट मंडी, उसको एस्टैब्लिश करा जाएगा। दूसरी बात मैंने आपको बता दी। तीसरी बात, एपीएमसी। एपीएमसी की मैंने फुल फॉर्म होती है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी, जो इंडिया के अंदर लगभग 7,000 है और जिसको हम कृषि मंडी भी बोलते हैं या फिर सरकारी मंडी भी बोलते हैं। इनको एक तरीके से खत्म हो जाएंगी। ये क्यों होंगी वो भी आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा। अब इसके अंदर बात आती है मिडलमैन। मिडलमैन का मतलब बहुत सिंपल तरीके से है। मिडलमैन पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में इसको बोलते हैं आड़ती है। मिडलमैन मतलब आड़ती है। तो आड़तियों को जो है हटा दिया जाएगा, बीच में जो रोल होता है उनको हटा दिया जाएगा। अब इसके मैं एक्सप्लेनेशन देता हूं। सबसे पहले, किसान जो है अपनी फसल उगाता है। किसान अपनी फसल उगाने के बाद सीधा एपीएमसी में जाता है। इसीलिए मैंने आपको पहले पॉइंट आपको क्लियर कर दिए थे, क्योंकि इन पॉइंट से ही आप पूरी वीडियो को समझ पाएंगे मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं। तो किसान जो है अपनी फसल उगाएगा, काटेगा और अपने मतलब स्टॉक इकट्ठा करने के बाद वो सीधा एपीएमसी में जाएगा अपनी फसल को बेचने के लिए। यानी कि एक सरकारी मंडी होती है या फिर इसको कृषि मंडी भी बोल सकते हैं। तो वो जाएगा वहां पे किसान सरकारी मंडी में और अपनी फसल बेच देगा। इंडिया के अंदर 1950 से लगभग अब तक 7,000 एपीएमसी है हर एक पूरे भारत के अंदर। अब किसान के अंदर एक श्योरिटी होती है कि भाई मैंने ना इतनी फसल उगाई है, मुझे इतनी फसल उगाने का मैं एपीएमसी में जाऊंगा, मुझे इतना तो पैसा मिलेगा ही मिलेगा, बिल्कुल श्योरिटी होगी। अब इसके अंदर दिक्कत कहां आ रही है मेन, इसके अंदर प्राइवेट मंडीज को एस्टैब्लिश करने की बात हो रही है। अब प्राइवेट मंडीज को जो है एस्टैब्लिश करा जाएगा तो इसके अंदर जो मिडलमैन का रोल होगा वो तो खत्म। प्राइवेट मंडी जब एस्टैब्लिश कर रहे हैं तो सीधा कंपनी उठ के फार्मर्स के पास आएगी खरीदने के लिए अनाज को, फसल को। अब इसमें मिडलमैन का तो खत्म। मिडलमैन क्या होता है? मिडलमैन का मतलब होता है कि फार्मर्स जो हैं अपनी, किसान जो है अपनी फसल जो है उगा रहा है, अपना अनाज इकट्ठा करके वो एपीएमसी में जा रहा है। एपीएमसी का मतलब किसान जो है अपनी फसल को सीधा का सीधा मिडलमैन को यानी कि आड़ती को बेचने जा रहा है। एपीएमसी के अंदर आड़ती बैठे होते हैं। और मिडलमैन का मतलब जो आड़ती, वो गलत मतलब नहीं है। मिडलमैन का जो है प्रॉपर सरकार जो है लाइसेंस देती है, उनको प्रॉपर एपीएमसी यानी कि सरकारी मंडी के अंदर उनको प्रॉपर जगह मिलती है। ऐसा मतलब नहीं होता कि कोई भी उठ के जाएगा सरकारी मंडी के अंदर अपनी जगह बना लेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। मिडलमैन का एक प्रॉपर लाइसेंस होता है, आड़ती का एक प्रॉपर लाइसेंस होता है, एक उनको प्रॉपर जगह मिलती है एपीएमसी के अंदर यानी कि सरकारी मंडी के अंदर पूरा का पूरा स्टोरेज स्पेस होता है। तो वो जो आड़ती हैं वो किसानों से फसल खरीदेंगे, अनाज खरीदेंगे और जो भी पैसा बनता है, जो सरकार ने एटलीस्ट एमएसपी जो डिसाइड कर रखा है उसको उतना पैसा वो दे देते हैं किसानों को। किसानों के मन में भी संतुष्टि हो जाती है कि हाँ भाई हमारे का इतना रेट तो हमें मिलना था और हमारे को उतना रेट मिल गया या फिर और भी अच्छा रेट मिल गया जो चल रहा होगा। एटलीस्ट इतना तो उनको एमएसपी के तौर पर सरकार डिसाइड करके रखती है कि इतना तो मिलेगा ही मिलेगा। इतनी बात आपको क्लियर हो गई। फिर जो मिडल मैन है, वो आड़ती है, वो फसल खरीद के ट्रेडर्स को बेचता है, होलसेलर्स को बेचता है। फिर वो होलसेलर और ट्रेडर्स जो है वो हम सारे लोगों के घरों में अनाज आता है। ये पूरा प्रोसेस चलता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई है। अब इस बिल के मुताबिक जो मिडलमैन है, जो आड़ती हैं, उनको बाहर कर दिया जा रहा है। अब सीधा प्राइवेट कंपनी जो है वो सीधा किसानों से जो है फसल खरीदेगी, बनाएगी अपना अनाज को, आटे को, वो बेचेगी मार्केट के अंदर। अब इसमें मेन चेंज क्या आ रहा है जो किसानों को जो है इतना ज्यादा प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है? अब इससे आप समझिए कि चेंज क्या आएगा। अब इसके अंदर आप मैं थोड़ा एक आपको एग्जाम्पल भी बता देता हूं स्टार्टिंग में मिडलमैन से रिगार्डिंग। आप अमूल का बटर लेने जा रहे हो, आप अमूल का बटर कहां से लोगे? अपने साइड वाली कोई सी दुकान से ही तो लोगे, या फिर आप सीधा अमूल की कंपनी के पास जाओगे अपने जो अमूल बटर है उसको लेने के लिए। तो आप
सीधा साइड में ट्रेडर से खरीदे, तो अमूल का जो मक्खन है वो आपके साइड की दुकान में कैसे पहुंचा? पहले अमूल की कंपनी ने अपना बटर बनाया, अमूल की कंपनी ने अपना बटर बनाने के बाद होलसेलर्स को बेचा, ट्रेडर्स को बेचा, रिटेलर्स को बेचा, मतलब सप्लाई करा एक तौर पे, और फिर आपके घर में वो एक मक्खन आया ट्रेडर की तरफ से, रिटेलर की तरफ से। आप हुए कंज्यूमर, आपके घर में जब वो अनाज पहुंच गया, मतलब कि यानी कि अमूल बटर पहुंच गया। कि अगर अमूल बटर कंपनी जो है वो अगर होलसेलर को नहीं सप्लाई करेगी, रिटेलर को सप्लाई नहीं करेगी, तो आपके घर में कैसे आएगा प्रॉपर तरीके से? सेम केस के अंदर अगर फार्मर्स के बीच में अगर मिडल मैन हट जाएगा और जो आड़ती हैं वो हट जाएंगे, तो ऐसे केस के अंदर फार्मर्स को अपना अनाज बेचने के लिए बहुत ज्यादा दिक्कतें फेस करनी पड़ेगी। कॉमन सेंस से आप सोचिए, बहुत दिक्कतें फेस करनी पड़ेगी। अब इसके पीछे और भी क्या क्या लॉजिक है आपको बहुत अच्छे तरीके से मैं समझाता हूं कि अब इस बिल की तरफ से, बिल 1 के अंदर चेंज क्या आएगा। चेंज इसके अंदर आप थोड़ा सा समझिएगा कि ये जो बिल कह रहा है, ये एक बात कर रहा है कि हम जो है किसानों को ज्योग्राफिकल रिस्ट्रिक्शंस जो होती हैं वो बिल्कुल हटा रहे हैं। तो इसके अंदर एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं, भाई किसानों के ऊपर तो कभी ज्योग्राफिकल रिस्ट्रिक्शन थी ही नहीं, तो हटेंगी कैसे? किसानों के पास पहले भी अधिकार था कि वो जो है एक जगह से दूसरे जगह पर, यानी कि दूसरे स्टेट में जाकर आराम से अपनी फसल, उगाई हुई फसल को बेच सकते हैं बिना कोई भी रिस्ट्रिक्शन के। तो इसमें ज्योग्राफिकल रिस्ट्रिक्शन हटाने की तो बात ही नहीं उठती है। बस दिक्कत यहां पे कहां आती थी? दिक्कत इसमें यह आती थी कि फार्मर्स जो हुआ करते थे, फार्मर्स के पास पैसा नहीं होता था। क्यों? क्योंकि इंडिया के अंदर 85% किसान जो है वो छोटे हैं। छोटे इन द सेंस का मतलब 2 हेक्टर्स की उनके पास लैंड है, जगह जो जमीन है वो जिसमें वो अपनी खेती करते हैं, उनके पास 2 हेक्टर्स है। ऐसे किसान 85% इंडिया के अंदर, तो इसीलिए उनको जो है एक जगह से दूसरी जगह जाने में पैसा नहीं लगता क्या? तो ट्रांसपोर्टेशन उनके पास अच्छा खासा नहीं है। दूसरी बात, उनके पास स्टोरेज नहीं है। अब एक किसान अपनी फसल उगाकर दूसरी स्टेट में बेचने जा रहा है, तो उसका एक तो ट्रांसपोर्टेशन भी खर्च होगा, दूसरा उसको स्टोरेज भी चाहिए। अब ऐसा तो है नहीं दूसरी स्टेट में लोग खड़े हुए वेट कर रहे किसान का कि अब ये किसान आएगा तो हम इसकी सीधा फसल सारी की सारी खरीद लेंगे। भाई टाइम तो लगेगा, बहुत टाइम भी लग सकता है, कम टाइम भी लग सकता है। तो वो जो टाइम लगेगा उसके लिए पहले किसान को स्टोरेज की जगह भी तो चाहिए। इसीलिए किसान क्या करते थे? एपीएमसी में जाते थे कि हम कृषि मंडी में जाएंगे, आड़ती को बेचेंगे, जो रेट बनता है, जो सरकार ने रेट डिसाइड कर रखा है, वो भी खुश, हम भी खुश, सिंपल बात। लेकिन ज्योग्राफिकल रिस्ट्रिक्शन इसीलिए किसान प्रेफर नहीं करते थे, लेकिन उनके पास अधिकार तब भी था। अब थोड़ा कॉमन सेंस से सोचिए, गरीब किसान कैसे जाएगा दूसरे शहर में बेचने के, जब उसके बराबर में एपीएमसी की मंडी है, उसको पता है मेरे को यहां बेचने में फायदा है, तो वो इतनी दूर क्यों जाएगा? ये बात आपको समझ में आ गई कि हमारे इंडिया के अंदर 85 किसान जो हैं, फार्मर्स जो हैं, उनके पास 2 हेक्टर्स लैंड है, उन पे इतनी लैंड नहीं है, जमीन नहीं है कि वो किसानी कर पाए और बेच पाए और अच्छा खासा प्रॉफिट कमा पाए। उनको लिमिटेड, मतलब छोटे किसान है एक तरीके से। अब इसका मैं एग्जांपल एक तौर पे आपको बताता हूं। आप गोलगप्पे खाने जाओगे तो गोलगप्पे आप कहां खाओगे? एक हल्दीराम में अगर आप गोलगप्पे खा रहे हो तो, और साथ ही में आप एक रेडी पे गोलगप्पे खा रहे हो। हल्दीराम वाले ने बोला भाई मैं 10 रुपए के 2 गोलगप्पे आपको खिलाऊंगा, और वही रेडी ने बोला कि भाई मैं 10 रुपए के 3 गोलगप्पे खिलाऊंगा। अब इस केस के अंदर आप बड़े कहां हुए? बड़े आप रेडी वाले से हुए ना, फाइनेंशियली भी, और सबसे ज्यादा नीड किसको है गोलगप्पे अपने बेचने की? उस रेडी वाले को। हल्दीराम तो एक बहुत बड़ी कंपनी है, वो फाइनेंशियली तौर पे भी आपसे इतनी बड़ी है, वो जो रेट बोल देगी आपको मानना पड़ेगा, उससे आप मोल भाव नहीं कर सकते। वहीं रेडी वाले पे ने बोला कि मैं 10 रुपए के 3 बेचूंगा आपको गोलगप्पे, आप उससे मोल भाव करके 3 के 4 भी खा सकते हो, साथ में एक एक्स्ट्रा पापड़ी भी उससे मांग सकते हो। लेकिन यही आप हल्दीराम के पास जाओगे, भाई नहीं 10 रुपए के मैं गोलगप्पे दूंगा, आपको खाना है तो खाओ वरना जाओ। हल्दीराम वाला आपसे ये बोलेगा, आप उससे मोल भाव करके ये बोलोगे नहीं भाई 3 खिला दे, एक पापड़ी भी एक्स्ट्रा दे? बिल्कुल भी नहीं। तो इसी केस के अंदर जब अगर मिडल मैन हट जाएंगे, फार्मर्स जो है सीधा अगर कंपनीज को अपना जो अनाज है वो उगाया हुआ अनाज है सीधा प्राइवेट कंपनीज को अगर बेचने लगेंगे, तो पहली बात उनके जो फार्मर्स है वो अनाज जो है जब बेचेंगे प्राइवेट कंपनीज को, वो मोल भाव नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? एक तो भाई फार्मर्स हमारे इंडिया के अंदर 85% जो है कमजोर है, वीक इन द सेंस, मतलब उनके पास कम जमीन है। वो वैसे फसल उगाने के लिए बहुत मजबूत है, बहुत ज्यादा, वो इतना ज्यादा अभी तक देश चलाते आ रहे हैं। लेकिन दिक्कत यहां पे कहां आएगी? दिक्कत यहां पे इसीलिए एक बात पे आएगी कि जो किसान है वो प्राइवेट कंपनीज के साथ मोल भाव नहीं कर पाएगा, क्योंकि प्राइवेट कंपनीज एक तो फाइनेंशियली तौर पे इतनी बड़ी है। दूसरी बात, जो प्राइवेट कंपनी रेट बोलेगी भाई आपको इतने में बेचना है तो बेचो, वरना हम किसी और से ले लेंगे। किसान, एक जो किसान है, एक किसान मान जाएगा नहीं भाई मैं नहीं बेचूंगा। दूसरा किसान जिसके घर में रोटी नहीं है, वो फाइनेंशियली बहुत ज्यादा वीक है, वो उसके तो मन में एक बात आएगी ना कि प्राइवेट कंपनी जो है चल जितना रेट दे रही है मैं खरीद लूं।
इसके अंदर एक ये बात दिक्कत आएगी या नहीं आएगी। अब वो प्राइवेट कंपनीज जो है एमएसपी का रेट नीचे भी बेच सकती है, ऊपर भी बेच सकती है। वो कैसे बेच सकती है वो बिल नंबर 2 के अंदर आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा। इतनी बात जो मैंने आपको समझानी थी वो आपको समझ में आ गई होगी। अब इसके अंदर एक और बात मैंने बोली थी कि एपीएमसी को बंद कर दिया जाएगा। क्यों बंद कर दिया जाएगा, आप थोड़ा सा लॉजिक समझिए। अब प्राइवेट कंपनी पहले क्या करती थी, प्राइवेट कंपनीज जो हैं, मतलब अभी यही चलता है अभी तक लागू जो है, अभी जो ये कानून है ये लागू अभी इतनी अच्छी तरीके से नहीं हुआ, इसी वजह से विरोध हो रहा है कि लागू हुए नहीं हुए। इसको मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। पहले क्या हुआ करता था, पहले ये हुआ करता थी कि प्राइवेट कंपनीज जो है एपीएमसी में जाती थी, एपीएमसी यानी कि सरकारी मंडी के अंदर जाती थी, अनाज खरीदती थी, अपना आटा बनाती थी और बेचती थी। ठीक है, आपको इतनी बात समझ में आ गई है। अब इस केस के अंदर जब एपीएमसी के अंदर जो है एक टैक्स भी पे करना पड़ता था प्राइवेट कंपनीज को। कितना टैक्स, 3 से 4% का एक कंपनी जो है, प्राइवेट कंपनी जो है टैक्स पे करती थी। अब कंपनी जो है एपीएमसी में जाना प्रेफर क्यों करेगी भाई, जब उस सरकार ने ये बिल ला दिया है कि आप जो है डायरेक्ट फार्मर से खरीद सकते हो, तो कंपनी जो है डायरेक्ट फार्मर से खरीदेगी ना। कंपनी जो है एपीएमसी के अंदर जाना प्रेफर क्यों करेगी, वहां पे कंपनी जो एपीएमसी में जाएगी 3 से 4%, स्टेट टू स्टेट वेरी करता है, वहां जाकर उनको टैक्स भी पे करना है और सीधा जो फार्मर से अच्छी डीलिंग हो सकती है वो आड़ती से नहीं हो पाएगी। तो कंपनी जो है एपीएमसी में प्रेफर करेगी नहीं, सीधा किसानों के पास जाएगी। अब इस केस के अंदर भी जो एपीएमसी की जो वर्थ है, वैल्यू है, वो गिर जाएगी, तो एपीएमसी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बंद करनी पड़ेगी। इसके अंदर आपको लॉजिक समझ में आ गया। एक एग्जांपल और समझिए, एक आटा बनाने वाली कंपनी है आशीर्वाद, आपने नाम सुना ही होगा। अब आशीर्वाद पहले यही करती थी कि एपीएमसी में गई, गेहूं मतलब अपना राशन लिया, अनाज लिया और अपना आटा बनाया और मार्केट में बेचने लग गई। इसमें रोल क्या आता था, आड़तीय जो है वो कंपनी को बेचता था। अब इसके अंदर जो प्राइवेट कंपनी है वो सीधा का सीधा किसानों के पास आएगी, किसानों से बोलेगी कि भाई मैं ये रेट पे आपसे खरीदूंगा आटा, आपको बेचना है तो बेचो, नहीं बेचना है तो मत बेचो, मैं किसी दूसरे किसान से खरीद लूंगा। अब वहां पे चॉइसेस ज्यादा हो जाएंगी प्राइवेट कंपनी के पास में। जो मैंने आपको गोलगप्पे का एग्जांपल दिया था, एक प्राइवेट कंपनी के पास यानी कि हल्दीराम के पास आप खाओगे, एक रेडी के पास खाओगे। सबसे ज्यादा जरूरत अपने माल को बेचने की कहां पर है, वहां पे है जहां पे रेडी वाला है, जो रेडी है अपना माल को बेचने के लिए खड़ा है कि भाई मेरे पास कोई आए। प्राइवेट कंपनी को थोड़ी ना, प्राइवेट कंपनी के पास कस्टमर्स बहुत सारे हैं, कंज्यूमर्स बहुत सारे हैं। इसमें ये डिफरेंस आ रहा है कि जो किसान है उनको अपना अनाज बेचने में बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी। आप थोड़ा सा और लॉजिक में आपको मैं समझाता हूं। अब बात आती है बिल नंबर 2 की, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब इसके अंदर जो किसान है वो मांग कर रहे हैं कि भाई आप एमएसपी हटा दोगे, और हटा दोगे, और सरकार कह रही है नहीं भाई हम एमएसपी बिल्कुल भी नहीं हटाएंगे। लेकिन एक लॉजिक इसके अंदर भी है, दिक्कत यहां पे भी आ सकती है। दिक्कत आ क्या सकती है, आएगी 100%। इसके अंदर क्या बात आई है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। अब मैं जो एक प्राइवेट कंपनी हूं, मैं किसी किसान के पास जाऊंगा कॉन्ट्रैक्ट करने, एग्रीमेंट करने की भाई 1 साल तक आपको मुझे अपना अनाज बेचना है, जो भी आप अनाज लगाओगे मैं तुमसे खरीदूंगा ये रेट पर, 1000 रुपए में मैं आपसे खरीदूंगा। अब मान लो अगले 1 साल तक हमारा कॉन्ट्रैक्ट बना, चलो बढ़िया है। 5 साल तक हमारा कॉन्ट्रैक्ट था, दूसरे साल जो है वो अनाज 1200 रुपए का हो गया। अब किसान तो इस केस के अंदर फंस गया ना। अब किसान इसके अंदर कैसे फंसा भाई, जो किसान अपना अनाज उगा रहा है वो उसका 1200 रुपए में बिकेगा। अब मेरा तो और उस किसान का मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट हो रखा है 1000 रुपए में, भाई मैं तो अपनी जेब से 1000 रुपए दूंगा ना, क्योंकि मेरा तो किसान के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। अब किसानों की मांग ये है कि भाई आप जो है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के अंदर भी एक एमएसपी डिसाइड करके रखो, जिससे प्राइवेट कंपनी जो है वो गलत फायदा ना उठा सके किसानों का, कि अगले साल 1200 रुपए हो गया है तो जो किसान को फायदा होना चाहिए था 1200 रुपए का वो होगा ही नहीं। थोड़ा कॉमन सेंस समझ रहे हैं आप कि मैं आपको क्या समझाना पा रहा हूं, कि पहले 1 साल में 1000 रुपए मिल रहे, ठीक है, अगले साल रेट अगर बढ़ गया तो उस केस के अंदर आप थोड़ा ये लॉजिक समझिए, तो किसान का तो नुकसान है, प्राइवेट कंपनी का फायदा है। अब इसके अंदर एक फाइनल बात आती है बिल नंबर 3 के अंदर, होर्डिंग की। होर्डिंग का मतलब क्या होता है, होर्डिंग का सिंपल मतलब ये होता है कि भाई आप इलीगल तरीके से बल्क में जो है स्टॉक अपने पास जमा कर रहे हो। बल्क में स्टॉक करने का मतलब, अपने पास जमा करने का मतलब ये होता है कि भाई जब रेट सस्ता था अनाज का, आपने भर लिया, 1000 किलो भर लिया, क्विंटल्स में भर लिया आपने, 1000, 2000, 5000 किलो अपना गोदाम के अंदर आपने अनाज भर लिया। अब जब रेट महंगा हुआ, आप जाओगे, मतलब एक प्राइवेट कंपनी होने के नाते मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि मैं प्राइवेट कंपनी हूं, आज अनाज का रेट है सस्ता, मैंने भर लिया अपने गोदाम के अंदर माल, अनाज खरीद के अपना स्टॉक भर लिया। इतनी बात आपको समझ में आ गई है। अब इस केस के अंदर कल हो गया, मतलब 1 साल बाद या 6 महीने बाद या नेक्स्ट सीजन के बाद उस अनाज का रेट जो है वो बढ़ गया। अब मैं जो है मार्केट में उतरूंगा, मैं फार्मर्स के पास जाऊंगा कि भाई मैं जो है 1000 रुपए में जो मैंने आपसे माल खरीदा था, भाई मैं 1000 रुपए तो बिल्कुल नहीं दूंगा, मैं आपको दूंगा 600 रुपए।
क्यों? मेरे पास माल पड़ा हुआ है, आपको बेचना है तो बेचो, नहीं बेचना है मेरे पास तो ऑलरेडी माल पड़ा हुआ है। अब इसके अंदर इसका मतलब क्या होता था? होल्डिंग। अब इस बिल 3 के अंदर दिक्कत कहां आ रही है? दिक्कत ये आ रही है कि भाई अनलिमिटेड स्टॉक तक आप खरीद सकते हो, मतलब अनलिमिटेड स्टॉक आप खरीद सकते हो। पहले ऐसा नहीं था, पहले हुआ करता था कि आपको एक लिमिट के अंदर अपना स्टॉक खरीदना है और बेचना है। और इस केस के अंदर जो दिक्कत आती थी होल्डिंग की, वो होती ही नहीं थी। अब बिल 3 के अंदर साफ तो बोल दिया है कि आप अनलिमिटेड स्टॉक का खरीद सकते हो। अब प्राइवेट कंपनीज यही तो करेंगी कि एक टाइम पे जब रेट सस्ता है या फिर रेट पता है कि भाई अभी यही चलेगा, वहां पे अपना स्टॉक भर लिया 1 सीजन के लिए, 2 सीजन के लिए। अब दिक्कत यहां पे फंसा कौन? फार्मर फंस जाएगा। क्यों? एक तो एपीएमसी नहीं रहा, मिडलमैन नहीं रहा। एपीएमसी हुआ करता था भाई, एक श्योरिटी तो होती थी कि भाई मेरे को इतने पैसे इतने अनाज के मिलेंगे। अब यहां पे तो ना तो श्योरिटी रहेगी कि मेरे को इतना पैसा मिलेगा, प्राइवेट कंपनी देगी या नहीं देगी, क्योंकि प्राइवेट कंपनी तो एक बारी में इतना सारा स्टॉक खरीद के ले गई है। अब दूसरे सीजन में भी तो कुछ करना है, दूसरे सीजन में भी तो अपने घर चलाना है। कैसे चलाएंगे जब प्राइवेट कंपनीज आएंगी? मैंने जो आपको अभी एग्जांपल दिया, मैं प्राइवेट कंपनी हूं, मैंने अपना स्टॉक भर लिया, अगले सीजन के अंदर अब रेट बढ़ गया है थोड़ा सा, तो फिर मैं जाऊंगा उनके पास, किसानों के पास, भाई आपको इतने रुपए में बेचना है तो बेचो, क्यों नहीं बेचना है तो मत बेचो, मेरे पास स्टॉक ऑलरेडी पड़ा हुआ है। तो ये दिक्कत बिल 3 के अंदर आई है। तो मैंने तीनों बिल के अंदर आपको पर्टिकुलर तौर पे एक एक एग्जांपल दिया है। मैंने आपको टैक्स रेट भी बता दिया। 85% जो है हमारा इंडिया के अंदर जो है वो किसान 2 हेक्टर्स की लैंड पे अपनी किसान खेती करता है। और एग्जाम्पल गोलगप्पे का भी मैंने दे दिया। ज्योग्राफिकल रिस्ट्रिक्शन मैंने आपको बता दिया, कभी थी ही नहीं भाई, किसान कभी भी जा सकता था। दिक्कत कहाँ आती थी? ट्रांसपोर्टेशन में और स्टोरेज के अंदर। बिल इसमें इंटरस्टेट बैरियर जो है इस बिल के अंदर बोला है हम हटा देंगे, मैंने आपको पहले ही रिस्ट्रिक्शन बता ही दी है। प्राइवेट मंडी एस्टैब्लिश करी जाएंगी। प्राइवेट मंडी का मतलब ही यही है कि प्राइवेट कंपनीज आएंगी, प्राइवेट लोग आएंगे, किसानों से सीधा खरीदेंगे, मोल भाग होने की बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। प्राइवेट कंपनी बहुत बड़ी है, गोलगप्पे वाला एग्जाम्पल आप मेरा याद रखिएगा। अब एपीएमसी के अंदर मैंने आपको बता दिया 7,000 पूरे इंडिया के अंदर, अगर यही बंद हो गई, इसके अंदर मिडल मैन के जो, एक दूसरी बात ये भी है कि मिडलमैन, अगर एपीएमसी बंद हो गई ना तो मिडलमैन का जो काम था ना, जो लोग थे वर्क करते थे, जॉब करते थे एक तरीके से, वो भी अपनी जॉब से हाथ धो बैठेंगे। भाई जब एपीएमसी नहीं रही तो मिडलमैन जो है वो किस काम करा? कुछ भी नहीं रहा, उसका जो काम धंधा था वो सब बंद हो जाएगा। ये इसमें बहुत ज्यादा जो है जॉब्स जाने की उम्मीद पूरी है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो के अंदर जो मैंने फार्म्स बिल के रिगार्डिंग एक वीडियो प्रोवाइड कराई है, तो आपको कुछ तो एटलीस्ट समझ में आया होगा। मैंने बहुत ही ज्यादा मेन मुद्दों वाली बात करी है, वैसे हजारों बातें हैं बिल के अंदर, लेकिन जो एक एटलीस्ट आपको समझने वाली हैं। क्योंकि अगर मैं बहुत ज्यादा थ्योरी लेके आ जाता, जैसे आपने और भी वीडियोस के अंदर देखा होगा कि ज्यादातर लोगों ने थ्योरीज भी बता रहे और अपनी एक्सप्लेनेशन भी दी है। मेरे जो एक्सेंट है जो बताने का, मैंने आपको उसके बारे में बताई है। जो मुद्दे की मेन बात तो एटलीस्ट आपको पता होनी चाहिए कि आप किसी के आगे बात रख पाओ, तो आपको ये बातें पता होनी चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, इससे मेरे को मोटिवेशन मिलता है और वीडियोस को बनाने का। थैंक यू, धन्यवाद।